आदाब। आरटीआई से लेकर करप्शन की जो वबा जम्मू कश्मीर में है, हर मामले पर अपनी बेबाक राय रखते हैं और आरटीआई के ज़रिए लगभग हर सियासी लीडर को इन्होंने परेशान कर रखा है। मेरे साथ हैं रिटायर्ड प्रिंसिपल और एक एजुकेशनिस्ट परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर एस के भल्ला। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने पहले आरटीआई के ज़रिए तमाम पॉलिटिशियंस को परेशान किया, अब आप सरकारी अफसरों को भी फेसबुक के ऊपर एक आधा पोस्ट लिख देते हैं तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो ये क्या पोस्ट रिटायरमेंट मशगला है या वाकई आप ये समझते हैं कि जो करप्शन की वबा जम्मू कश्मीर में है उसका एक ही इलाज है कि हम फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाल दें या हम कोई आरटीआई फाइल कर दें? देखिए जी, लोग क्या सोचते हैं इन इश्यूज़ के बारे में मैं नहीं जानता और मुझे ज़्यादा जानना भी नहीं है। मेरा बड़ा एक लिमिटेड सा प्रोग्राम है कि हम कुछ कर डालें। आरटीआई अफेयर हो या फेसबुक का भी थोड़े दिन पहले शुरू किया है, तो बाकी जो लोग ऑलरेडी माजूर हैं, कमज़ोर हैं, अगर वो फेसबुक से घबरा जाते हैं तो बड़ी लड़ाइयाँ क्या लड़ेंगे वो। यानी आपका ये मानना है कि आप चूँकि अभी भी फेसबुक के ऊपर आप आए हैं तो इसका साफ तौर पे ये मतलब है कि अभी अभी आपको ये इस चीज़ का ज्ञान हुआ कि फेसबुक के ज़रिए भी दुनिया तक पहुंचा जा सकता है और बेबाकी के साथ अपनी राय रखी जा सकती है। तो कमेंट जो आते हैं परेशान नहीं करते आपको? नहीं, देखिए, जब आप काम करते समाज में तो मुझे अच्छा लगता है कि क्रिटिसिज्म हो, लेकिन सर मेरी थोड़ी सी ये रहता है कि हेल्थी क्रिटिसिज्म। ठीक। एक होता है क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, एक होता है क्रिटिसिज्म जिसमें ये होता है कि बेहतरी हो, आगे बेटर हो। ठीक। ये मैं नहीं कहता कि मैं आपको बिल्कुल साफ कहूँगा कि मैं अपने आप को कभी नहीं समझता कि मैं बड़ा परफेक्ट बंदा हूँ। अल्लाह की ज़ात के अलावा परफेक्ट कोई भी नहीं मेरे ख्याल में। ठीक। गलतियाँ मेरे से भी हुई होंगी। ठीक। आपको पूरा अधिकार है मेरी गलतियों को पॉइंट आउट करें और जो भी कुछ कहना चाहें मुझे कहें, लेकिन एक डिग्निफाइड वे से, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होनी चाहिए और इन द लॉन्ग रन जो है वो दिमाग में ये होना चाहिए कि वी शुड डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर यूनियन टेरिटरी। मुझे ये बताएं कि फेसबुक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको पढ़ते हैं कमेंट क्या आ रहे हैं नीचे? हाँ, पढ़ते हैं जी। तो क्या एक्सपीरियंस है, क्या लगा? कुछ नहीं, इट्स अ मिक्स्ड बैग, इट्स अ मिक्स्ड बैग, नो प्रॉब्लम। उसमें क्या है? आपको भी ये लग रहा है सभी लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इसमें बहुत इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन कुछ एक तबका वो भी है जो कम पढ़े लिखे, अंग्रेजी ठीक लिखनी नहीं आती है, लेकिन तब भी कमेंट कर देते हैं। चला, वो कभी कोई उठा देता है, कभी कोई वेल डन कर लिख देता है, चलो जिसकी जितनी ताकत है वो अपना कर देता है, लेकिन जो एक लफ्ज़ भी लिखता है हम भी उसके शुक्रगुजार हैं, कोई ऐसी बात नहीं। भले सर, पोस्ट रिटायरमेंट आप लगातार जो है ये जंग लड़ रहे हैं, कभी रमन भल्ला है सामने तो कभी कोई और है तो कभी कोई और है। मुझे ये बताएं, अभी तक की इस जंग में सेटिस्फाइड हैं अपने आप से कि जो आप कर रहे हैं उसका कहीं कोई लोगों को फ़ायदा हो रहा है, सिस्टम में कोई बदलाव आया हो जब से आपकी जंग लड़ना शुरू हुई? कोई इतना मुश्किल प्रश्न नहीं है मेरे लिए। नंबर 1, एक बात तो कहूँगा, मुझे अदावत का है जुनून। बाकी सिस्टम बदला नहीं बदला या क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, ठीक, दैट्स द मटीरियल। हमारे एक फिलॉसफी है ज़िंदगी की, कर्म करो, काम करिए आप, ठीक, खुदा पर छोड़ दीजिए, उसका रिजल्ट देना है। ठीक। हम जो काम कर रहे हैं किसी खास पर्टिकुलर जमात के लिए नहीं कर रहे, किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं कर रहे। ठीक। एक ओवरऑल व्यू है कि सिस्टम में बेहतरी। ठीक। कुछ हम ये कहेंगे कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, वो बात भी नहीं है, क्योंकि इसमें बड़े फैक्टर हैं क्यों नहीं हो पाया डिस्पाइट अवर सिंसेरिटी। लेकिन इतना ज़रूर सेटिस्फैक्शन है कि सिस्टम को थोड़ा सा, जो मुझे लगता है, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, कुछ थोड़ा सा जोल्ट ज़रूर दे सके, जोल्ट ज़रूर दिया, दे पाए, अभी तक दे पाए, लगता है क्योंकि महसूस होता है कुछ जोल्ट दे पाए। भल्ला साहब, अगर थोड़ा हकीकत की तरफ आएँ, हाँ जी, रमन भल्ला जी, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से और अब इस समय जो है एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर पार्टी के अंदर हैं। उसके अलावा डॉक्टर मनोहर लाल को लेकर मुझे याद है कि आपने आरटीआई फाइल किया था, वो अभी भी कांग्रेस के नेता हैं और बिलावर से फिर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद उन सरकारी अफसरों के खिलाफ
जिनके खिलाफ आप कोर्ट में गए या आपने आरटीआई फाइल की, वो सभी इंपॉर्टेंट ओहदों पर बैठे हुए हैं और कुछ एक लोग जो हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशनों पर अब आ गए हैं। तो निराश नहीं होते, सोचते नहीं भाई इतनी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, इतना सारा सबूत, और क्या ये चीज़ निराश नहीं करती है आपको कि आप सारे सबूत पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं, पब्लिक उनको नेता बना रही है, आप पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं, पब्लिक उनको क्या कहते हैं कोई और इंपॉर्टेंट ओहदा दे देती है। देखिए जी, बात ये है कि पब्लिक क्या कर रही है, छोड़िए पब्लिक क्या कर रही है और पब्लिक है क्या या पब्लिक का कंसेप्ट क्या है, ये बड़े डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ हैं। ठीक। अब किसी के बारे में कुछ कहेंगे तो फिर बात दूर तक चली जाती है। एक ये जो गवर्नमेंट होती है, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है और बड़ा बिग स्ट्रक्चर होता है, इसमें बड़ा नेटवर्किंग होती है इसमें। ठीक। इसमें डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उसमें कई किस्म के इंटरेस्ट होते हैं, कई बातें होती हैं, वो आपको सब पता है इन बातों का। ठीक। हमारा काम है कि हमें जो अल्लाह ताला ने, भगवान ने जो छोटी मोटी दिमाग दिया है, जो शक्ति दी है, या छोटा मोटा ऑनेस्टी दी, मैं अगेन अपने लिए कह रहा हूँ, मैं किसी को, मेरे को जो छोटी मोटी ऑनेस्टी दी है तो कुछ काम कर डाले। कोई सेटिस्फाई होता नहीं होता, लेकिन हमारी आत्मा को शांति मिलती है कि हमें जो अल्लाह ताला ने थोड़ी सी कोई ताकत दी थी, हमने उसका इस्तेमाल किया। कि समाज इन सब चीज़ों के लिए तैयार है? जो बदलाव आप समाज में चाहते हैं, क्या समाज तैयार है? और जनाब, समाज को तैयार करना पड़ता है। एक कैसा रिस्पॉन्स आता है? लोग फोन करते हैं आपसे, मैं आपको बताऊं हाशमी साहब, आपने सिविल विजिलेंस सेल भी बनाया हुआ है, मुझे बहुत कुछ बनाया हुआ हमने। आते हैं लोग, आम आदमी आता है आपके पास? जनाब, बात यह है कि मुझे अल्लाह ताला का बहुत करम है कि किसी पॉलिटिशियन की, किसी ऑफिसर की मुझे फ़ोन करने की हिम्मत नहीं होती। सोचते कि पागल आदमी है, क्या करना फ़ोन, या अपने क्या बोल डालेगा। तो नहीं, लेकिन मैं आम आदमी की बात पूछ रहा हूँ, क्या आम आदमी आपके पास आता है कि देखिए नलका लगता है, एक नलका लगने में, आपके घर तक पाइप पहुंचने में कितना गफला है या कितना घोटाला है, आपकी बिजली की जो तार बाहर लगी हुई है, ये तार कितनी बार कागजों में रिप्लेस हो चुकी है और कितनी बार रिप्लेस नहीं हुई है, ये सारे मामले तो आम आदमी से जुड़े हुए हैं ना। आरटीआई के माध्यम से एक ताकत आम आदमी को बख्शी गई थी, मालूम करो, लेकिन पता ये चलता है कि आम आदमी सवाल पूछता है, जनाब ये बताइए फलां जगह आपने जो चपरासी लगाया था, बताइए जनाब कि वो उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ठीक है कि नहीं है। क्या आम आदमी को आरटीआई के कानून की ताकत का अंदाज़ा है? क्या वो इस्तेमाल कर रहा है? और इस्तेमाल करके क्या वो आपके पास आता है कि भला साहब ये रिकॉर्ड है, आप जाइए PIL लेकर कोर्ट में? देखिए, इसमें ऐसी बात है जी, आरटीआई का कानून तो है, लेकिन सब लोग इस आरटीआई का इस्तेमाल नहीं करते। आरटीआई का हंगामा तो बड़ा है आरटीआई, लेकिन शहर में मेरे कल काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता कि उसका फॉर्मेट क्या होता होगा, और फर्स्ट अपील क्या होती होगी, और सेकंड अपील कहाँ क्या होती होगी, कहाँ जाना होगा, कहाँ नहीं जाना होगा। तो अब वो मेरा तो ड्यूटी नहीं है ना कि मैं लोगों को एजुकेट करूँ, जो घर में क्लास लगाऊँ, आओ जी है। बाकी कोई अगर आ जाता है तो मैं उसको गाइड कर देता हूँ, कोई आ जाता है। बाकी जो छोटा मोटा कोई केस मेरी नज़र में आता है या जो मेरे लोग नॉलेज में लाते हैं, तो जो मेरी क्षमता है उसके अनुसार मैं उस पर चिट्ठी भी लिख देता हूँ, फेसबुक में भी लिख देता हूँ, या कहीं जो मैं टेलीफोन भी जानता हूँ। जवाब आता है चिट्ठी का? है जी, कोई जवाब आता है चिट्ठी का? देखिए क्या होते हैं, आपने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जो आजकल PSA में बुक है, बड़ी चिट्ठियाँ उनको भी लिखी। नहीं, सुनिए बात, मैं आपकी याददाश्त को तरोताज़ा करना चाहता हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू ऑनरेबल मुफ्ती मैडम, एक्स ऑनरेबल जी, अब तो फिलहाल देखिए कैदी हैं इस वक्त। नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा वो क्या हैं, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी बात बहन हमारी जो भी है। मैंने एक बार आपने पहले भी इंटरव्यू लिया था और मुझे वो काफ़ी वो लोगों ने उसको पसंद भी किया था, क्योंकि आपने भी बड़े कंटीले सवाल पूछे थे और मैंने भी अपनी क्षमता के अनुसार जवाब दिया था। चिट्ठियाँ डाली महबूबा जी को, और शायद इसी इंटरव्यू में मैंने भी लिखा था कि शायद उनको कोई फुर्सत नहीं थी या उन्होंने जवाब नहीं दिया, बिजी थी, व्यस्त थी, कुछ व्यस्त थी या बहाना कर रही थी व्यस्त होने का, या सोचते होंगे लोगों के साथ क्यों उलझना है, हो सकता है कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, ऐसे तो बेवफा नहीं होता। लेकिन एक बात क्लियर है, और मैंने उस इंटरव्यू में बोला हुआ वो जो एक बात लिया था आपने, जिसमें अल्लाह इज़ ऑन माई साइड, आपने मुझे 2 दिन राइट होता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी खास पर्टिकुलर बंदे के साथ उसका मैं फ़ैन हूँ या मैं उसके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन उमर साहब ने मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, मेरी हर चिट्ठी का जवाब दिया, हर चिट्ठी का जवाब दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर, हाँ, उमर अब्दुल्ला जी।
तो मुझे सिर्फ इस बात की मसरत है, मैं ये नहीं कहता कि चिट्ठी का जवाब दे दिया तो सब काम हो गए तो सब ठीक ठाक हो नहीं, गया, चलो जवाब तो आया। लेकिन कम से कम ये हुआ कि चलो कोई बंदा है वो बात को पढ़ रहा है, बात को देख रहा है, और मुझे लगता है कि ऐसे उमर साहब तो कोई ओके नहीं करेंगे, कुछ तो नज़र लगाते ही होंगे थोड़ी सी। तो उसे मुझे अच्छा लगा कि चलो देयर इज समबडी हु इज वाचिंग द थिंग्स, हु इज फुली कन्वर्सेंट विद द थिंग्स। तो ये भला साहब एक चीज़ समझना चाहूँगा आपसे। जी जी। कहा ही जाता है कि एक आदमी अगर ईमानदार है, उसकी औलाद, उसके बच्चे जो हैं वो आगे जाके देश का भविष्य बनते हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर मैं एनालिटिकल बेसिस बुनियादों पर बात करूं और जो सामने आंकड़े हैं उनको देखकर बात करूं, आईएएस अफसर का बच्चा आईएएस अफसर या डॉक्टर बनता है। टॉप मोस्ट करप्ट आईएएस अफसर होगा तो उसका बच्चा जो है वो भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रहता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आईएएस ऑफिसर जो ईमानदार भी हैं। और इन जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी की अगर मैं बात करूं तो मैं कई नाम ले सकता हूं, लेना नहीं चाहूंगा, जिन लोगों के खिलाफ संगीन किस्म के इल्जामात लगे, बड़े सीरियस ऑफेंसेस उन लोगों ने किए, करप्शन के बड़े खतरनाक इल्जामात उन लोगों के ऊपर लगे, उनकी फाइलें जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू होती रहीं, उनके बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशनों पर जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं। यही भारत भर का भी हाल है। तो भल्ला साहब, फिर ये जो कहानी है कि ईमानदार का बच्चा, ये ईमानदारी का वसीला यहाँ मिलता है, ईमानदारी का वसीला ऐसे मिलता है, क्या आप मानेंगे कि हमारे सिस्टम में ईमानदार आदमी को जो अपनी ईमानदारी का इनाम मिलना चाहिए था वो इनाम नहीं मिलता? क्या मानेंगे इस बात को? आप मुझे ये बताएं, क्या आप क्या समझते हैं ईमानदारी का क्या इनाम क्या होता है? क्या होता है इनाम? क्या होता है वैसे? क्या इनाम होना चाहिए? एक्सेप्टेबिलिटी कम से कम सोसाइटी में तो होनी चाहिए। जनाब अली, ट्रूथ की एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी दूर की बात है, ये बड़ा एक रूहानी मसला है। ये रूहानी मसला है, छोड़िए सच, बस मैं कह दिया ना, ये एक बड़ा रूहानी मसला है। ये ट्रूथ की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत दूर की बात। घर के लोग नहीं मानते ट्रूथ को, ये आईएएस वाले और केएस वाले मानेंगे। वो सिरातुल मुस्तकीम जो लिखा हुआ ना, उसकी मैं अहमियत समझता हूँ। और मैंने एक दिन एक बंदे को कहा था, मैंने कहा आपका, मैं नहीं मानता आपका दिस कोड एंड दैट कोड, मैं एक ही कोड मानता हूँ सिरातुल मुस्तकीम का। कहते जी आप मुसलमान हो गए? मैंने कहा बस चुप, ज़्यादा नहीं बोलना, बस चुप, ज़्यादा शोर नहीं करना। मुझे क्या बताएं बल्ला साहब, एंटी करप्शन ब्यूरो बहुत अच्छा काम कर रहा है आजकल, सुनने में यही आ रहा है, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो के पास बहुत सारे केसेस हैं ऐसे पुराने जो फाइलें सालों से एंटी करप्शन ब्यूरो के पास पड़ी हुई हैं, उन पर से धूल भी नहीं हटाई जा रही। और जो नए केसेस हैं उनमें भी उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जिन लोगों के साथ कोई सियासी मामला जुड़ा हुआ है या जिनको कहीं ना कहीं से कुछ, जिनकी खींचतान करनी है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से करप्शन की वबा जो है जम्मू कश्मीर से खत्म हो जाएगी? क्या आप सेटिस्फाइड हैं आज एंटी करप्शन ब्यूरो के कामकाज से? मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ, ना क्राइम ब्रांच से तो ना एंटी करप्शन ब्यूरो से। पहले ये विजिलेंस था, अब इसका वो नया नामकरण कर दिया गया, एंटी करप्शन ब्यूरो कर दिया गया। तो मेरे ख्याल से कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं, किरदार तो वही हैं, लोग तो वही हैं। एसके भल्ला को, शशांक भल्ला को या शशांक कुमार भल्ला को, चीज़ तो एक ही आइटम है, ये नाम बदलते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे पिछले दिनों में मुझे एक सीबीआई के दफ्तर में जाना पड़ा किसी अलग मसले में, और मैंने अपने 2-4 दोस्तों को बुलाया कि आई सा ए मार्क्ड डिफरेंस इन देयर स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग एंड व्हाट डू वी ऑब्जर्व एट द लेवल ऑफ स्टेट ऑफिसेस। ठीक। और एक ऑफिसर से बात हो रही थी तो उन्होंने ऐसे कहा कि हमें बराबर ट्रेनिंग दी जाती है, हमें प्रॉपर कुछ हमारा कुछ सिस्टम होता है। और उसकी बात करने के ढंग से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके इंटरेक्शन से मुझे लगता था कि कुछ इनको ट्रेनिंग हुई है, इनको पता है कैसे हैंडल करते हैं चीज़ों को। यहाँ तो मैं बड़े कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग इन्वेस्टिगेटर्स हैं, दे डोंट नो द एबीसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किसी पुलिस स्टेशन से उठाया और उनको 2-2.5 साल के लिए इधर ले आए, और वो सोचता है कहाँ मुसीबत में आ गया, वहाँ को 4 पैसे बनते थे, यहाँ पैसे भी लेने ज़रा मुश्किल हैं। ठीक। तो वो कहते हैं ये पनिशमेंट पोस्टिंग, काफ़ी लोगों के लिए पनिशमेंट पोस्टिंग है ये ACB। अच्छा, तो इन्वेस्टिगेशन ही बराबर नहीं होती है। और दूसरी बात ये है
शायद एक बार पहले भी इंटरव्यू में मैंने बोला था कि टेलीफोन से काम चलता है जी, शुरू हो जाओ तो बंद कर दो जी, शुरू हो जाओ तो बंद हो जाओ, कर देते हैं। और इतना ये लंबा कर देते हैं चीज़ों को, और जानबूझ के करते हैं, लंबा कर देते हैं कि वो केस भी 8-9 साल लग जाते हैं, एप्लीकेंट भी थक जाता है, फिर उसके बाद चलान लगेंगे, फिर कोर्ट में जाएंगे, 20-20 साल 25-25 साल के बाद होती है वो क्या, वो कहते हैं जस्टिस लेट जस्टिस डिनाइड, वो एक मजाक सा बन जाता है जी। तो इसके लिए जो मैं समझता हूँ, मेरी जो अपनी छोटी सी राय है, अगर गवर्नमेंट सीरियस है इस क्योंकि कहते तो सब है ख़त्म करो जी, ख़त्म करो, ठीक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, इसके लिए ये पुराना सिस्टम नहीं चल पाएगा जो हमारा ACB वाया जो है। वी नीड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, वी नीड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन है जी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इतनी देर में होनी चाहिए, ये इतने देर में होना चाहिए, लेकिन कभी एक केस भी में नहीं हुआ ऐसा। उन्होंने लिख डाला, हमने अखबार में उसको टाइप उसको डाल दिया, लोगों ने पढ़ लिया, कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक। भले साहब, लास्ट टाइम मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, दोबारा पूछूंगा, जो तक वो बदलाव आया उसमें। आपने कहा, मैंने आपसे पूछा था कि 47 से लेकर आज़ादी जब हमारी हुई, आपकी बालिग होने से लेकर आज के दिन तक 2020 तक कोई आपकी याददाश्त में ऐसा IAS, IPS, IFS, KS, KPS, SFS ऑफिसर है जिसके खिलाफ कानूनी चाराजोई मुकम्मल हुई हो, जिसको जेल किया गया हो, जिसको सख्त सजा दी गई हो, जिसको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दी? ठीक है, अब आपने बिल्कुल पूछा था और मैं थोड़ी सी अपनी मेमोरी को रिवाइंड करता हूँ। मुझे लगता है कि अजीत कुमार जी को कुछ टाइट किया था। नहीं, वो आजकल एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं। वो अलग बात आप कर रहे हैं ना, उस जब ये सर्विस में थे उनको वो जो जूट मैट स्कैम में कुछ उनको टाइट किया गया था, लेकिन बाद में हमें ये भी पता चला कि उसमें भी कुछ पॉलिटिकल मसला था, कुछ किसी को कुछ करना था अकोमोडेट, तो वो ऐसे कर दिया तो वो कर दिया। लेकिन मेरे को उसके बाद मुझे नहीं कोई, मेरी जो अब मेमोरी में नहीं आ रहा कुछ किसी को मतलब इस तरीके से किया हो। लेकिन आज की डेट में मैं आपको ये बड़े क्या कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि 2-4 IAS ऑफिसर्स के बारे में हमने बड़ी शिद्दत से मसले उठाए हुए हैं और एंटी करप्शन कोर्ट में हैं, और मैंने जितेंद्र सिंह जी को भी कुछ चिट्ठियाँ वगैरह उनके बारे में डाली हैं, और आगे भी डालने की कोशिश करेंगे हम कि भाई इनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दे दो, क्यों हमें हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हो। और ये तो स्टेट अजीब सी स्टेट है। 2012 में स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी के कुछ ऑफिसरों की सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन GAD देती है। आज का स्टेटस ये है कि वो तमाम लोग बाइज्जत जो है स्कॉस्ट से रिटायर हो चुके हैं, और उनमें से जिनके लिए सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन दिया गया था एक स्कैम में, एक आधे ऑफिसर जो हैं उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनकर रिटायर हो गए हैं। तो भला साहब मुझे ये बताइए, जहाँ सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन का ये हाल हो कि 6 साल पहले जो सैंक्शन दी गई, 6 साल के बाद वो आदमी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन के वहां से चला गया, तो आप मुझे उस केस की कोई सच्ची बात मुझे नहीं, लेकिन मैंने आपको कहा कि सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन का जो प्रोसीजर है ना, उसमें प्रोसीजर में सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन लेनी पड़ती है। आपको लगता होगी सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन जो हमारे वाले केसों की, हाँ, we are following the case, we will go up to the level of Supreme Court। मान लीजिए सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन मिल गया, क्या प्रोसिक्यूशन होगी? देखिए जी, अब मैं कैसे ये जजमेंट दे दूँ कि प्रोसिक्यूशन होगी ना। हम तो एक कंप्लेंट लेके किसी के पास जा सकते हैं, ठीक है, एक प्रोसीजर है, प्रोसिक्यूशन लेनी है, वो दिल्ली से आएगी, प्रोसोनल वालों देंगे, वो देंगे, उसके बाद हमने इसको फॉलो करना है। हम तो पीछे हट नहीं रहे, हम करेंगे फॉलो। अब वो अल्टीमेटली उस केस का क्या होगा, इसकी मैं कैसे प्रेडिक्शन कर सकता हूँ? मुझे आप ये बताओ ना, कैसे कर सकता हूँ मैं? होगी, मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर हाँ इसमें हाँ मैं आपका बिल्कुल डाउट, अगर मैं जज होता तो मैं उसको कहता कि पहले इस मसले को पहले फास्ट ट्रैक बनाओ। होती प्रोसिक्यूशन, क्यों नहीं होती प्रोसिक्यूशन? होता सब कुछ होता है, ठीक, लेकिन विल ही नहीं है, मर्जी नहीं है कहने को जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या कर देंगे, नाराबाजी है तो उसमें क्या। तो भल्ला साहब, वो जो इनकलाब आना है, जिस इनकलाब से जम्मू कश्मीर से करप्शन की वबा ख़त्म हो जाएगी, और हम स्टेट से यूनियन टेरिटरी इसीलिए बने हैं कि हमको करप्शन का खात्मा जम्मू कश्मीर से करना है, तो कैसे होगा? अभी जो तकरीरियाँ हुई हैं, जो अभी अपॉइंटमेंटें हुई हैं, वो तो उन सब लोगों की हुई हैं जो अलग अलग स्कैमों में इन्वॉल्व है। तो हाशमी साहब, इतनी जल्दी इनकलाब आने वाला नहीं, इतनी आप उम्मीद न रखें इनकलाब आ जाएगा। पहले इनकलाबी तो लाओ मार्केट में। अच्छा, अभी इनकलाबी नहीं है? अभी इनकलाबी तो लाओ मार्केट में, आ जाएंगे इनकलाबी, आ जाएंगे अभी इनकलाबी। अभी तो यहाँ तक ये जनाब हालत है कि लोग फेसबुक के ऊपर जो मैं लिखता हूँ उसको भी रिस्पॉन्ड करने में
बड़ा बड़ा सोच समझ के स्मार्ट करते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और यार अंग्रेजी तो खुल के लिखो, ये अंग्रेजी में आपका हाथ तंग हो गया तो इनकलाब आएगा तो ये वो सुबह कभी तो आएगी, चलो आएगी तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तो वो हम इनकलाबी ढूंढ रहे हैं, इनकलाबी। अब आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है भल्ला साहब कि अगर वाकई करप्शन की इस बीमारी का इलाज जम्मू कश्मीर में सरकार ने ढूंढ लिया, हुकूमत ने ढूंढ लिया और इनकलाब आ गया, और जो ख्वाब जम्मू कश्मीर को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा है वो शर्मिंदा ताबीर हुआ, तो क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म है, जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी है, सेपरेटिज्म है, उसे एड्रेस कर पाएंगे हम, या और क्या आप मानते हैं इस चीज़ को सिस्टम के अंदर जो बीमारियां हैं उन बीमारियों की वजह है कि आपके इस यूनियन टेरिटरी में आज भी बागी हैं? देखिए, ये ख्वाब है ना, आपने कहा ख्वाब है, तो ख्वाब को रियलिटी बनने में टाइम लगता है। अभी तो हम इसी मसले में फंसे हुए हैं कि डीसी ऑफिस से डोमिसाइल कैसे लेना है, हमें वो टेंशन बनी है डोमिसाइल कैसे लेना, और ले लेंगे डोमिसाइल। शायद मैं सबसे लास्ट बंदे, मैं वो ऐसा बंदा हूँ, मैंने लास्ट में जाकर आधार कार्ड बनवाया था। मैं वो बंदा हूँ जिसने क्रेडिट कार्ड नहीं रखा हुआ, मैं वो बंदा हूँ, अल्लाह ताला का करम मेरे पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है लेकिन ज़िंदगी चल रही है, मैं अपने आप को फ्री रखता हूँ। कौन देखता रहे, कौन सुनता रहे, ठीक है आराम से बैठे हैं, फाका कशी में बहुत मज़ा है। दूसरी बात, वैसे फाका कशी है नहीं वैसे और दूसरी बात ये है कि ख्वाब है ना जी, ख्वाब देखा आपने, आप देखते हैं 2-4 साल में वो ख्वाब पूरे होते हैं या नहीं होते हैं, कैसे वो सब समस्याएं ठीक होती हैं, कैसे वो राम राज्य आता है, फिर आप भी सुखी हो जाएंगे, हम भी सुखी हो जाएंगे, ये जो मैडम हमारे पास कैमरा लिए बैठी हैं ये भी सुखी हो जाएंगी। उनको टाइम दीजिए ना उनको, आप यकदम कैसे वो ख्वाब 1 मिनट में पूरे हो जाएंगे आपके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं मुतमईन हूँ, अगरचे ख़राब है माहौल, खिज़ां के बाद का मौसम बहार होता है। प्रोफेसर एस के भल्ला ये कह रहे हैं कि अगले 4 साल में देखेंगे कि क्या कुछ जम्मू कश्मीर में बदलेगा, उम्मीद और तवक्का, और साथ में ये कहा कि ख्वाब है, ख्वाबों की ताबीर में थोड़ा वक्त लगता है। हम भी उम्मीद और आशा यही करते हैं कि ख्वाब की जब ताबीर हो तो ताबीर इतनी अच्छी हो कि हम भल्ला साहब के पास दोबारा आएँ और यूँ कहें कि जनाब करप्शन का ख़ात्मा जम्मू कश्मीर से हो गया। यही सब आप भी सुनना चाहते हैं, उम्मीद यही कि ये हम ज़रूर आपको सुनाएंगे। दीजिए इजाज़त, आदाब।